है किसका प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो ये बिहार दरोगा का पीवाईक्यू है। इसमें वर्ष 2008 से जो भी एग्जाम हुआ है उसको जो है कि वहां से स्टार्ट करके 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है आपका सबका सब संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि आपका होने वाला है। इससे इसका एक या दो वीडियो जो है कि आपको पहले हो चुका है, एक से लेकर 38 तक जो का सवाल जो है कि आपको पहले हो चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे यूट्यूब पे हमारा जो है कि आपको वीडियो डाला हुआ है ना। इस यूट्यूब चैनल जो है कि आपको संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से जो है कि आपको दिखाई देगा, वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। इससे पहले हमने आपको विविध का भी वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया है, और जो है कि आपका किसका फिजिक्स का भी जो है कि वीडियो पूरा कंप्लीट जो है कि आपको कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ चल रहा है और एक तरफ केमिस्ट्री चल रहा है। यही जो है कि हमारा वीडियो का लिंक जो है कि आपको दे दिए हैं ग्रुप में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर वाला चैनल जो होगा एक आपका अवेलेबल ऑल बुक जो है कि आपको होगा, वो एकदम लेटेस्ट जो भी बुक खोजिएगा उसमें जो है कि आपको मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट है मार्केट में बुक उपलब्ध है मिलेगा उसमें, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। आते हैं 38 नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। 38वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 38वां सवाल, हाँ और एक बात और बता देते हैं कि जैसे ही जो है कि आपका इसका वैकेंसी आ जाएगा पेड ग्रुप की आपकी शुरुआत जो है कि आपको हो जाएगी, ठीक ना। बिहार दरोगा की वैकेंसी आते ही पेड ग्रुप की जो है कि घोषणा हम कर देंगे, ठीक है। आइए तब तक प्रीवियस ईयर को हम आपको पूरा तब तक पढ़ा ठीक देते हैं। बोल रहे हैं सर, ये मध्य प्रदेश वाला बड़ नगर है, हमको लगा वही हाँ है। ना, ये अलग है, चेक कर लिए हम पूरा, जी। ठीक ना। जी। आइएगा शुरुआत करते हैं। 38वां सवाल क्या बोलता है। 38वां सवाल बोलता है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है कि आपको नहीं प्राप्त होता है। तो कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या दिया है, लोहा जो है कि आपको दिया है, लोहा प्राप्त नहीं होता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया से लोहा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि सोडियम पोटेशियम तथा जो है कि आपको कैल्शियम धातु और उनके क्लोराइड और विद्युत अपघटन द्वारा जो है कि आपको निष्कासित जो है कि आपको किए जाते हैं। मतलब इसके अलावा सोडियम भी प्राप्त हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है और कैल्शियम के धातु के और उनके क्लोराइड को भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है कि एल्युमिनियम धातु को उसके ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा जो है कि निष्कर्षण किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु या उसके ऑक्साइड जो भी होंगे ना उसको भी विद्युत जो है कि अपघटन के द्वारा क्या किया जाता है, निष्कर्षित जो है कि आपको किया जा सकता है। मैग्नीशियम अधिक जो है कि विद्युत धनात्मक तत्व होता है, जिससे अधिक जलीय विलयन से विद्युत जो है कि अपघटनीय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न भी जो है कि बोला जा रहा है कि पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न 39वां नंबर सवाल बोलता है कि किस यौगिक में अणु अणु संग्रहित 40 होते हैं। तो अणु संग्रहित जो है कि आपको 40 की बात करेगा, 40 किस में होता है, तो 40 होता है NaOH में जो है कि आपको होता है ना। अणु का मान जो है कि आपको 40 जो है कि आपको होता है। देखिएगा Na में जो है कि आपको कितना, तो Na का जो है कि आपको 23 और ऑक्सीजन का जो है कि आपको 16, इसका कितना हाइड्रोजन का 1, यही सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये जो है कि आपको 40 जो है कि आपको आ जाएगा। क्या है कि Na सोडियम आता है, सोडियम 11 दूना 22, लगभग लगभग 23 इसका परमाणु जो है कि आपको द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको होता था, 23 इसका हो गया है। ऑक्सीजन 8 दूना 16 जो है कि आपको हो गया, और एक जो है कि इसका हो गया, तो यही सब मिलाकर कितना हो गया, सब मिलाकर जो है कि आपको 40 हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 23 होता है ना। परमाणु भार, सॉरी परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार जो है कि आपको 23 है। ऑक्सीजन का जो है कि आपको परमाणु भार 16 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है कि आपको लगभग कितना होता है, 1 जो है कि आपको होता है। और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और व्यापारिक में इसे क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। NaOH जो है कि आपको यही कहलाता है ना। NaCl की बात करेंगे, इसमें अणु का भार क्या होगा, तो Na 11 दूना 22 1 23, और Cl मतलब कि क्लोरीन 17 दूना 34 1 35, है ना। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जो है कि आपको कितना आएगा, 58 जो है कि आपको आएगा। क्योंकि क्लोरीन का भार जो है कि 35 होता है, ठीक ना। और NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। CaO का जो है कि आपको संगृहित जो है कि आपको बात करेंगे, इसमें 56 हो जाएगा, वही निकालने वाला है। और C2H4 का रासायनिक नाम जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और व्यापारिक नाम इसका क्या होता है, C2H4 को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जो है कि आपको कहा जाता है। और इसे ही जो है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि आपको कहते हैं, CaO को जो है कि आपको कहा जाता है। और C2H4 में अणु संग्रहित की बात करेंगे, इसमें टोटल कितना हो जाएगा, इसमें टोटल 28 जो है कि आपको हो जाएगा। क्या कि C हो गया कार्बन, कार्बन 6 हो गया, 6 दूना 12 गुना 6 दूना 12, अब 12 गुना 2 24 को तो यहां से निकल गया,
और हाइड्रोजन एक होता है, 1 गुना 4, 4 हो गया, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28 जो है कि आपको हो गया। क्योंकि कार्बन के अनुभार की बात करेंगे कितना होता है, 12 होता है। और C2H4 का रासायनिक नाम जो है कि आपको क्या बात होगा, तो इसका रासायनिक नाम होगा एथिलीन जो है कि आपको होने वाला, एथिलीन जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, कितने अणु 1 मोल के बराबर जो है कि आपको होता है, तो 1 मोल के बराबर कितने अणु होंगे, तो 6.022 गुने, हाँ 23। और इसी को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, एवोगाड्रो संख्या का मान जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा, इसी मोल को जो है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एक विधि है, और यह अंतरराष्ट्रीय इकाई की प्रणाली के आधार पर इकाई होने वाला है। और किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होता है जिसमें उतना ही कण उपस्थित होते हैं जितना कार्बन जो है कि 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.0012 किलोग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर होते हैं। और 1 मोल को ही एवोगाद्रो संख्या के मान के बराबर होता है, जो लगभग कितना होता है, वही 6.022 उसके पावर कितना अणु, 23 अणु के बराबर जो है कि आपको होता है। चलते हैं आगे प्रश्न पे। अगला 41वां सवाल की बात कर लेते हैं। 41वां बोलता है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, इसका जो है कि आपको योग करेगा किससे, संयोजकता से जो है कि आपको पता लगाया जा सकता है कि योग होगा कि नहीं होगा। संयोजकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या बोलता है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाना ही क्या कहलाता है, संयोजकता जो है कि आपको कहलाता है। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता ही जो है कि आपको संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता एक संख्या है जो यह बताती है कि जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से बंध बनाता है, तो वह कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, या कितना इलेक्ट्रॉन को खोता है, या कितना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझा जो है कि आपको करता है। यही संयोजकता जो है कि आपको बताता है। किसी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर जो है कि आपको करता है। उसके जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उस पर जो है कि आपको निर्भर करेगा। और संयोजकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान 4 हो सकता है। और संयोजकता बराबर होगा जब कितना जो है कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी तो संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको होने वाला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में देखिएगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको कहा जाता है ना। तो इसमें किसमें होगा, तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको कहा जाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम इसका मान जो है कि आपको 8 जो है कि आपको हो सकता है। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के भीतर की कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे आपको समझा देते हैं, जैसे ये हो गया आपका एक केंद्र हो गया, इसके जो है कि आपको 3 घेरा बना देते हैं, 1 2 और 3। पहला में मान लेते हैं 2 गो है, दूसरा में मान लेते हैं 8 गो है, और तीसरा में मान लेते हैं कि 8 गो है। तो आपसे पूछेगा सर हाँ क्या, दूसरा में 18 आएगा ना, उसके बाद फिर 54 आएगा ना, ऐसे करके होगा ना सर। अच्छा ये ना फॉर्मूला होता है 2n² होता है, 2 8 8 18 32 होता है। 18 तब तो कैसे, तो सही तो लिखे हैं, तो क्या दिक्कत है, 2 8 8 18 18 8 लेके आप चलेंगे ना, 18 तो वो वैल्यू सिर्फ बोला जाता है, लेते तो हाँ 8 है। तो 2 8 8 लेके चलेंगे ना। अब जरा सुनिएगा, हम उसको नहीं समझा रहे हैं, उसको ही उधर की बात नहीं करिए, हम जो समझा रहे हैं उस बातों को समझिए। सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला, ये बोला क्या कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। इसमें आप देख के बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का ये बोला कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को ही क्या इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका बाह्यतम कक्षा देखिए, इसका बाह्यतम कक्षा आपको कौन दिखाई दे रहा है, तीसरा नंबर की कक्षा दिखाई दे रहा है। और ये 8 जो आपका दिखाई दे रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इसका कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 को भी जोड़ेंगे 8 को भी जोड़ेंगे, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, क्लियर है, यही समझाना चाह रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक जो है कि आपको नंबर की बात करता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा 42वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। 42वां क्या बोल रहा है,
42वां सवाल बोलता है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं, कैसा जल कहलाता है? तो ये कहलाता है कठोर जल जो है कि आपको कहलाता है, हार्ड वाटर जो है कि आपको कहलाता है, कठोर जल या हार्ड वाटर जो है कि आपको कहलाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण युक्त पानी को कठोर पानी कहा जाता है, हार्ड वाटर जो है कि आपको कहा जाता है। अब जरा सुनिएगा, जल दो प्रकार के होते हैं, एक जल होता है मृदु जल होता है और एक जल होता है हार्ड वाटर जो है कठोर जल होता है ना। एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है मृदु वाटर। सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं, जल वह जल जो साबुन के साथ जो है कि आसानी से क्या बना ले, आसानी से झाग बना ले। झाग का मतलब होता है फेन, जो घोरते हैं, सर्फ घोरते हैं तो देखते हैं झाग बन जाता है, फेन बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही सॉफ्ट वाटर कहते हैं। लेकिन वही झाग वाला वही पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नमक डाल के सर्फ डालिएगा, झाग बनबे नहीं करेगा। तो जो साफ झाग नहीं बनाएगा उसको कौन सा वाटर कहेंगे, उसको कहेंगे हार्ड वाटर कहेंगे। वो ऐसा जल जिसमें साबुन द्वारा प्राप्त जो है कि आपको मात्रा में झाग नहीं बनाता है, उसे कौन सा जल कहते हैं, हार्ड वाटर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर है, दोनों आपको हो गया स्पष्ट। इसका कारण इसमें कैल्शियम और किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फोनेट के घुले रहने के कारण जो है कि आपको होता है कौन सा, हार्ड वाटर जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल की कठोरता का प्रकार। जल का कठोरता का दो प्रकार होता है। जल का कठोरता का कितना प्रकार, दो प्रकार होता है, एक अस्थायी होता है और जो है कि एक अस्थायी जो है कि आपको कठोरता होता है। तो जल की अस्थायी कठोरता की बात कर लेते हैं कि जल का अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या होने वाला है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता में बोल रहा है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जो है कि आपको क्या होता है, बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जो है कि आपको, बताइए क्या होता है, अस्थायी कठोरता जो है क्या आपको होता है, क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता जो है क्या आपको होता है। और अस्थायी कठोरता को आपको प्राप्त है, अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है गर्म पानी से जो है कि आपको दूर किया जा सकता है, बुझा चूना से दूर किया जा सकता है, दूधिया चूना से जो है कि आपको दूर किया जा सकता है। और एक और है सोडियम कार्बोनेट, इससे भी जो है कि अस्थायी कठोरता को क्या कर सकते हैं, दूर जो है कि आपको कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, अस्थायी कठोरता बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अस्थायी कठोरता बोल रहा है। अब ये अस्थायी कठोरता के बारे में देखते हैं। जब जल में किसका, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फेट, जब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फोनेट और क्लोराइड के लवण के घुले रहने के कारण जल का कौन सा कठोरता प्राप्त होता है, तो जल का मिलता है अस्थायी कठोरता जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है। अब जरा सुनिएगा, अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि की बात करेंगे, जियोलाइट विधि होता है। कौन सा विधि होता है, जियोलाइट विधि जो है कि आपको होता है। परम्यूटेड विधि होता है, कौन सा विधि, परम्यूटेड विधि होता है। और सोडियम कार्बोनेट से भी जो है कि इसको क्या किया जा सकता है, अलग जो है कि आपको किया जा सकता है। तो दोनों जगह से आपका एक कॉमन निकला जिसका नाम था सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से जल के अस्थायी कठोरता को भी और जल के अस्थायी कठोरता को भी, दोनों को क्या किया जा सकता है, दोनों को अलग किया जा सकता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि अस्थायी कठोरता को उबलते पानी से जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है। इसे दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को मिलाकर जो है कि आपको गर्म किया जाने से ये हट सकता है। साधारण जल का रासायनिक सूत्र जो है कि आपको H2O होता है, अनुभार 18 होता है। इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए किया जाता है। भारी जल का जो है कि आपको D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है कि आपको होता है। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 20 जो है कि आपको, अच्छा परमाणु भार जो है कि आपको 20 जो है कि आपको होता है, ठीक ना। वेट जो है कि आपको क्या होता है, 20 जो है कि आपको होता है। और इसका इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में जो है कि आपको रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या है सर, परमाणु भार 18 और 20, क्या 18 और तेरी गजर सारा कहानी पढ़ लिया जो है कि पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या हुआ, है ना। अभी बताते हैं 18-20 कैसे हुआ। पानी का जो बताइए, सूत्र बताइए करण बाबू, सूत्र पानी का, H2O। हाँ H2O, बहुत बेहतरीन, H2O। H का कितना अणु है, H का 2 अणु है, तो 1 गुना 2। जो है कि आपको ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 16। अब जोड़िए 1 गुना 2 मतलब 2 प्लस 16 कितना हुआ, 18 हुआ। हो गया क्लियर। अब जो है कि ड्यूटेरियम, अब ड्यूटेरियम की बात करेंगे। ड्यूटेरियम का जो है कि आपको देखिए, ड्यूटेरियम का जो है कि आपको 2 गुना 2 जो है कि आपको कीजिए आप, प्लस जो है कि ऑक्सीजन का 16 कीजिए, 2 गुना 4 प्लस 16 कितना हुआ, 20 हो गया। हाँ तो अब ये ना आसान जो है कि चीज था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, खाली है ना। H को लेना है 1 और D को लेना है 2। हाँ
हाँ, हाइड्रोजन एक पे होता है, इसीलिए जो है कि आपको द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको इसका एक जो ही होता जितना है ना। पढ़ेगा लेंगे उसका ये तो हाँ हाँ, वही चीज के तहत निकाल के दिखाएं, इनको समझ में नहीं आया था, इनसे आपको बता दिए, इसलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है, जरा सुन लीजिएगा, आप लोग के सवाल है। साफ आ, समझ आ रहा है, क्या साफ साफ समझ में आ रहा है, वो दिया भी है स्पष्ट रूप से, उदाहरण में उत्तर भी दिया है। आया तो कोई बात नहीं, छोड़िए। अच्छा नहीं आया, ये करण बाबू को मैडम थोड़ा हम पढ़ने में है ना? कमजोर हैं। हाँ समझ गए नहीं ना, कमजोर कमजोर नहीं हैं है, तभी पूछे हैं। कोई बात अरे नहीं, कमजोर दिक्कत सबको होता है। करण बाबू आपके लिए दरबार खुला हुआ है, जो आपको दिक्कत हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत दरबार नहीं है। नहीं सर, ये हाँ। हमको नया मेंबर दिखाई दे रहा, करण बाबू क्या जाने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, सुनिएगा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जरा सा और कर लेते हैं, है ना। बताइएगा थोड़ा सा, एक बात और बताइएगा कि इसका अगर अनुभार तो 18 बता दिए सामान्य जल का, लेकिन अगर इसका पूछे कि आणविक अनुपात क्या होगा, तब क्या होगा, तब बताइए कि आणविक अनुपात क्या होगा। जरा देखते हैं किनका किनका आंसर आता है। कौन कौन इसका आणविक पूछे थे साधारण जल जल का H2O का H2O, हाँ हाँ, एक आणविक अनुपात अनुपात। 8 हो जाएगा ना, 1:8 वाला क्या है? होगा? चलिए गलती हो गया, द्रव्यमान अनुपात आप लोग बता दिए हैं, कितना हो गया, द्रव्यमान अनुपात जो है कि 1:8 जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन आणविक अनुपात, आणविक इसका आयन का मान देखिए, यहाँ H का कितना आयन है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 1 है, तो इसका आणविक अनुपात जो है कि आपको क्या हो गया, 2:1 हो गया। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान अनुपात पूछ देगा, तो द्रव्यमान अनुपात जो है कि आपको 2, इधर जो है कि 16, इसको काटिए 1, इधर काटिए 8, हो गया 1:8 में आ गया। तो ये जो है किसका हो गया, द्रव्यमान अनुपात, और नीचे वाला हो गया इसका आणविक अनुपात जो है कि आपको हो गया। क्लियर है? जी सर। इहो जो है कि प्रश्न पूछा गया, इहो जो है कि आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बात को रखते हैं, और जरा बातों को समझिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि जल जो है, जल, करण बाबू है कि निकल गए गुस्सा से? है सर है। अच्छा है, अच्छा निकलिएगा नहीं, ठीक ना, होते गुस्साइएगा नहीं, गुस्साई नहीं अच्छा गुस्सा कटेगा नहीं तो है फिर सर। आएगा, है ना, आएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिएगा ये जल जो है ना, जल को हम लोग कितना स्केल पर जो है कि माप सकते हैं, 3 स्केल पर। एक होता है हिमांक बिंदु होता है, एक होता है कौन सा बिंदु, एक होता है आपका कौन सा बताइए, द्रव्यनांक, क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु। हाँ क्वथनांक जो है कि आपको, क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहेंगे, है ना, उबाल बिंदु कहेंगे, है ना, उबाल बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पर 3 गो स्केल होता है, आपको ही पता है। एक स्केल होता है सेंटीग्रेड वाला स्केल होता है, दूसरा स्केल होता है कौन सा, फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है, तीसरा स्केल होता है केल्विन वाला स्केल होता है ना। चलिए, तो अब जो स्टार्ट करना है किससे, अब स्टार्ट करना है आपका हिमांक बिंदु से, सेंटीग्रेड वाला से स्टार्ट करना है। बताइए सेंटीग्रेड में क्या होगा इसका, 100 डिग्री हिमांक, सेल्सियस। अरे बाप रे बाप, 100 पर जो है कि हिमांक जमाइएगा जी, हिमांक बाप रे बाप, 0 पर न जमेगा, 0 पर न जो है कि आपको जमेगा। उबाल बोलेंगे तब जो है कि आपको 100 हो जाएगा, तब कितना हो 100 जाएगा, डिग्री, तब ठीक 100 हो वो जाएगा। क्लियर है? क्वथनांक 4 डिग्री पे। क्वथनांक जो है कि आपको, क्वथनांक के हिमांक, क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक को इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, है ना। वो 4 वाला कॉन्सेप्ट 4 जो है कि डिग्री आपको अलग है, 4 डिग्री वाला जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि अलग है उसका, ठीक ना। देता है ना सर 4 और डिग्री। आयतन घनत्व का जो है कि कॉन्सेप्ट फिर उस पे भी आएंगे। और 2 दिन पहले जो है कि अभय बाबू उस पर चर्चा किए थे, है ना, 2 दिन पहले ही चर्चा किए हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले सेंटीग्रेड स्केल पर कहाँ है, हिमांक मतलब कि बर्फ बन जाएगा, पानी जम जाएगा कितना पर, 0 पर, अब पानी उबल जाएगा कितना पर, 100 पर उबलने लगे, है ना, 100 पे उबल जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे, कौन बताएंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर हिमांक मतलब जमेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212। क्वथनांक जो है कि आपको कितना हो जाएगा, 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा, अब चलते हैं केल्विन वाला पैमाना पे। इसमें ना एक रोमर कौन भी होता होता है? है ना, रोमर भी रोमर होता स्केल, है, 4 होता है। रोमर स्केल भी जो है कि आपको होता है ना, रोमर स्केल भी होता है। इसे तीनों को जो है कि आपको बराबर पूछता है, रोमर भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रोमरो वाला पे चर्चा कर देंगे, है ना। तीसरा स्केल की बात करेंगे, केल्विन स्केल, केल्विन की बात कर लेते हैं। 273 केल्विन का बताए, 273 होगा, 273 पर केल्विन होगा। इधर जो है कि आपको उबलांक बिंदु 373 पे होगा। अच्छा,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा सुनिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था बिहार दरोगा, प्रीवियस ईयर सेट को डिस्कशन करवा रहे थे उस दिन, आपसे पूछे थे अंतर, इस दोनों के बीच का अंतर पूछा था कि अंतर कितना डिग्री का अंतर है इन दोनों के बीच का, फेरेनहाइट स्केल में 180 अंतर। 180। हाँ याद आया, क्वेश्चन उस दिन था 180 वाला, आया हाँ आया, याद आया 180। इस दोनों के बीच का अंतर कितना पूछा था, 100 का अंतर है। इस दोनों का बीच का अंतर कितना है, इसका भी जो है कि आपको 100 का जो है कि आपको अंतर जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है, 100 का जो है कि आपको अंतर जो है कि आपको खाली इस समय जो है कि 32 और आपको, 212 ध्यान देना है, नहीं सर? हाँ 32 और 212 में 180 का अंतर है, बाकी दोनों में, हाँ बाकी तीन दोनों में जो बचा है उसमें कितना का अंतर 100 है, डिग्री 100 का। डिग्री का जो है कि आपको अंतर जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर है, या आप सूत्र से निकाल सकते हैं, सूत्र से जो है कि आपको निकाल सकते हैं C/5 32 बराबर जो है कि F माइनस 32 बटा 32 कितना 9 जो है कि आपको निकाल सकते हैं, इससे भी जो है कि आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, अब जरा और बात कर लेते हैं, एगो 4 डिग्री वाला जो अभी केस फंसा था उस पे भी चर्चा कर लेते ना हैं, था क्या और कि वो इसका इम्पोर्टेंट होता है है वॉल्यूम। ना, वो आयतन। इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक है, 4 डिग्री वाला एगो केस फंसा था, उस पे भी जो है कि आपको चर्चा कर ही लेते हैं। तो अंतर ही नीचे लिखा जाता है जो होता है हाँ फॉर्मूला C इसी का माइनस 0 अंतर जो बटा है में कि 100 F माइनस 32 बटा में 180, मतलब अंतर ही लिखा जाता है। हाँ अंतर ही, उसका अंतर ही जो है कि आपको लिखता है, ठीक ना, उसका अंतर ही लिखता है तभी ना जो है कि निकल पाता है, जब अंतर नहीं निकलेगा तो फिर निकलेगा कैसे, उसी का अंतर लिखा रहता है। अब जरा सुनिएगा, अब एगो इनका कहना था कि 4 डिग्री वाला केस बता दीजिए। देखिए 4 डिग्री वाला केस, पहले हम लोग कहां से चलेंगे, पहले चलते हैं जीरो से चलते हैं कहां तक, 4 डिग्री तक चलते हैं, और 4 से कहां चलेंगे, 4 से चलते हैं, मान लेते हैं 10 डिग्री तक चलते हैं। ठीक है, यही केस था, इस केस को जरा समझिएगा। पहले जो है कि अगर जीरो से अगर आप 4 डिग्री के तरफ बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे, 0 से 4 डिग्री की तरफ जो है कि आपको बढ़ेंगे, तो पहले आयतन क्या होगा, आयतन न्यूनतम होगा, मतलब कि आयतन जो है कि आपको घटेगा। आप फिर 4 से जैसे ही 10 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, आयतन जो है कि आपको प्लस होगा, आयतन प्लस जो है कि आपको होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नीचे वाला केस में, अब आते हैं। अब नीचे वाला केस क्या बोलता है कि अगर 0 से 4 डिग्री तक अगर आप जाते हैं तो आपका घनत्व क्या होता है, बढ़ता घनत्व जो है। है कि आपको बढ़ता है। अगर आप 4 से 10 की तरफ जाते हैं तो आपका घनत्व क्या होता है, तब जो है कि घटेगा। आपको घनत्व जो है कि आपको उल्टा होता है। घनत्व जो है कि आपको माइनस जो है कि आपको होगा, घटेगा। क्लियर है, ये आप जो बोल रहे थे, तो आपसे पूछेगा कि 4 डिग्री पर अधिकतम होता है तो इसका आयतन अधिकतम होता है, 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है तो जल का घनत्व जो है कि आपको न्यूनतम होता है। क्लियर है, ये 2 सवाल जो है कि और यहाँ से निकल गए। चलिए आगे चलते हैं। सर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, क्योंकि आयतन जब होगा तो ये आयत कम होगा, क्योंकि और ये घनत्व जो होगा क्योंकि ये बर्फ रहेगा तो उसमें जैसे ठोस हो जाएगा, तो इसीलिए घनत्व प्लस में रहेगा ना, ऐसे भी याद हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, करने के लिए कोई कर सकते हैं। ट्रिक बैठाना अपने हाथों में, जैसे आपका इच्छा वैसा बैठा सकते आयतन हैं। घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। यो तो आसान है, ये तो आसान लैंग्वेज में है, इतना जो है कि आपको सोचने का जरूरत नहीं है, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, बस इतना ही जो है कि आपको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत समय खा गए उस पे। हाँ अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल सुनिएगा। ये सब जो है कि डिस्कशन वीडियो वाला में ना है, सब करवाए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ये सब करवाया हुआ है, जहां जहां प्रीवियस ईयर वहां भी चल डिस्कशन वहां भी लिए हैं। ठीक ना, अगला 43वां सवाल की बात कर लेते हैं। 43वां क्या बोलता है, 43वां बोलता है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण जो है कि ऑक्सीकरण जो है कि आपको होता है। तो वायुजीवी जब श्वसन करता है तो ऑक्सीकरण किसका होता है, तो ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का जो है कि आपको ऑक्सीकरण जो है कि आपको होता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्या होने वाली है, श्वसन एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो है कि आपको होने वाली है। और श्वसन के दौरान शरीर में क्या प्राप्त होता है, तो श्वसन के दौरान शरीर में ऊर्जा जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है। और सभी जीव, चाहे वह पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या जानवर हो, सब क्या करते हैं, सब जो है कि आपको श्वसन करने का काम जो है कि आपको करते हैं। तो बताइए कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस को लेते हैं, कोई नहीं बोलेगा, नया वाला बोलिए, पुराना नहीं बोलेंगे, बोलिए। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पुरनका वाला नाम हंसवा दीजिएगा, उससे बढ़िया तो नया वाला सब है ना। तू छोड़ते हैं। हे भगवान, सुनिए ऑक्सीजन कहानी लेगा। बताते हैं।
ऑक्सीजन लेता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेता है और CO2 जो है कि आपको क्या करता है, छोड़ता है। और आपको बताए थे, क्या बताए थे, जरा सुनिएगा। आपको बताए थे कि जब प्रकाश संश्लेषण की घटना घटती है, फोटोसिंथेसिस जब घटना होता है, तब ये केस उल्टा हो जाता है। तब ये लेने के दौरान वायुमंडल से कौन से गैस को लेता है, वायुमंडल से CO2 गैस को जो है कि आपको लेता है, और छोड़ता किसको है, तो छोड़ता है किसको, ऑक्सीजन को जो है कि आपको छोड़ता है। क्लियर है, ऑक्सीजन को जो है कि आपको छोड़ता है। ठीक है, और उसके लिए जो है कि आपको केस बताए थे कैसे जो है कि आपको होता है। अब कैसे होता है इसके लिए फिर आपको जाकर यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो कैसे होता है। आगे चलते हैं, कीजिएगा, क्या रिपीट कर दे दोबारा से, यही बताए जो पेड़ पौधा जब सांस लेता है तो सांस कौन ले, पेड़ ले, आदमी ले, जानवर ले, कुत्ता ले, मनुष्य ले, सब कौन सा सांस लेता है, तो ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, और छोड़ता किसको है, तो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, पेड़ ले, पौधा ले, जानवर ले, कुत्ता ले, बिलाड़ ले, आदमी ले, कुछ लेगा तो किसको लेगा, ऑक्सीजन को लेगा। छोड़ेगा किसको, छोड़ेगा CO2। क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा पेड़ पौधा के कॉन्सेप्ट में, जब पेड़ पौधा खाना बनाता है अपना, उस खाना बनाने की घटना को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल आवश्यक रहता है, तब जो है कि आपको होता है। उस प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा अपना भोजन को बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर बुलाता है, और खराब उत्पाद समझकर अपने पेड़ पौधा अंदर से बाहर किसको धकेल देता है, ऑक्सीजन को बाहर जो है कि धकेल देता है। क्लियर है, ऑक्सीजन को बाहर धकेल देता है। चलिए रात आगे में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। हाँ, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ पौधा के नीचे न सोने के लिए। लेकिन पेड़ पौधा के नीचे काहे नहीं सोने के लिए, इसका कारण क्या है कि पेड़ पौधा जब सांस लेगा तो किसको लेगा सांस के तौर पे, खराब गैस थोड़ी छोड़ेगा जी। सब कुछ तो कहानी बताई दी है कि पेड़ पौधा श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेगा। जब पेड़ पौधा के समक्ष जब सोइएगा तो खुद ऑक्सीजन को ले रहा है, तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से देगा, देगा ऑक्सीजन आपको नहीं देगा। इसीलिए बोलता है कि आपको ऑक्सीजन पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोने के लिए। लेकिन अपवाद है कुछ कुछ, तुलसी, बरगद, पीपल, ये सब अपवाद कुछ वृक्ष है जहाँ पे जो है कि आपको रात में भी जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि आपको छोड़ता है। क्लियर है, अपवाद। चलते हैं आगे, अब बहुत लेकिन आगे हो गया, चलिए आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन बता दिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण की वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाता है, मान बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण जो है कि आपको कहलाता है। और धातुओं का ऑक्सीकरण जो है कि आपको होता है अवकरण। अवकरण अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाती है, अवकरण में ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है, इसे ही अवकरण कहते हैं। और अवकरण से धातुओं का अवकरण और धातुओं का अपकरण होता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था। बहुत अच्छा सवाल है, आवर्त सारणी किसने तैयार किया है, मेंडलीफ के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। ठीक ना, मेंडलीफ के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। देखिएगा आप थोड़ा सा आते हैं, सबसे पहला थोड़ा सा समझते हैं, इस पॉइंट को जरा समझते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि आवर्त सारणी की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो आवर्त सारणी की खोज सबसे पहले जो है कि रसायन शास्त्री मेंडलीफ के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक जो है कि आपको गुण उसके परमाणु भारों के जो है कि आवर्त के क्या था, आवर्त के जो है कि आपको फलन जो है कि आपको रखा गया था। ठीक ना, आवर्त के क्या रखा गया था, आवर्त के जो है कि आपको फलन जो है कि आपको रखा गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी परमाणु भार को बढ़ते क्रम में क्या किया गया था, बढ़ते क्रम में जो है कि आपको सजाया गया था। तो इसका जो आपका था वो किस पे जो है कि आपको आधारित था, तो मेंडलीफ वाला किस पे आधारित हो गया, भार पे हो गया। इसको एटॉमिक जो है कि आपको भार पे या द्रव्यमान पे जो है कि आपको हो गया। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे, 9 वर्ग और 7 आवर्त। 7 और 9, 9 वर्ग और 7 चलिए 9 वर्ग था और 7 जो है कि आपको क्या था, 7 जो है कि आपको आवर्त था। और मेंडलीफ ने उस समय जो है कि आपको ज्ञात सभी तत्वों को जो है कि आपको शामिल करने के अतिरिक्त जो है कि बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए क्या कर दिया गया था, अज्ञात तत्वों के लिए स्थान को जो है कि आपको खाली जो है कि आपको छोड़ दिया गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष क्या हुए, इसके कुछ कुछ दोष निकलकर जो है कि आपको सामने आए, किसके, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के जो है कि आपको
जो है कि दोष निकल के सामने आए। इसका दोष क्या था कि हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन दोनों भागों में जो है कि आपको रखा गया था। जो हाइड्रोजन जो तत्व था H जो था उसको जो है कि कहां कहां एक क्षार धातु में भी रख दिया गया और हाइड्रोजन समूह में भी रखा गया था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था, है ना, जैसे कॉपर और जो है कि Hg और जो है कि Ag और Ti और Au और Pt को जो है कि अलग अलग जो है कि वर्गों में रखा गया था। उच्च परमाणु भार वाले तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले जो है कि आपको रख दिया गया था। जिसका उच्च है उसका पहले और जिसका कम है उसका बाद में। तो इहो जो है कि आपका दोष जो है कि आपको हुआ था। जैसे आयोडीन को पहले रख दिया था, आयोडीन का देख रहे हैं 126.92 है और ट्रिलियम का 127.61 है। तो आयोडीन को पहले रख दिया और जो है कि आपको ट्रिलियम को जो है कि आपको बाद में जो है कि आपको रख दिया। लेकिन इसका जो परमाणु जो जिसके हिसाब से सजाया था उसमें पहले कौन आना चाहिए? पहले आना चाहिए था ट्रिलियम आना चाहिए था पहले, और उसके बाद आयोडीन जो है कि आपको जाना चाहिए था। तो ये सब जो है कि इसका दोष जो है कि आपको रहा था। 8 में जो है कि आपको वर्ग में तत्वों को एक साथ जो है कि सामूहिक करना, ये भी इसका दोष था। और समस्थानिक का कोई स्थान नहीं दिया, जो समस्थानिक जो तत्व थे उसके कोई स्थान जो है कि आपको नहीं दिया। ये भी जो है कि आपको दोष से क्या हो गया? दोष से जो है कि आपको घिरने जो है कि आपको लगा था। इसी कारण से जो है कि आपको इसका स्थान जो है कि आपको खाली कर दिया गया। मेंडलीफ से पूर्व डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनका वर्गीकरण करने की सफल जो है कि आपको पद्धति नहीं रही। तो डोबेराइनर के द्वारा पूछता है कि कौन सा नियम दिया गया, बताइए तो। डोबेराइनर के द्वारा कौन सा? त्रिक सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। और न्यूलैंड्स के द्वारा कौन सा नियम? न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। न्यूलैंड्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। नीचे में तो दिया ही हुआ है, ठीक ना, नीचे दिया हुआ है। मेंडलीफ से पूर्व डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने तीनों ने परमाणु भार को तत्वों के मूल गुण माना था। इसलिए तीनों के नियम जो है कि परमाणु भार पर आधारित था। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का जो है कि आपको देन किसका था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले का जो है कि आपको था। किसका था? हेनरी मोसले का जो है कि आपको था, जो कब दिए थे? 1913 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अनुसार तत्वों परमाणु संख्या पर सजाया था। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर का आवाज कट गया। रुकिएगा, लाइट गया है, ठीक ना। अब कनेक्ट होने में 1 आध मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है, तो रुके रहिएगा। वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया। वाईफाई में 1 मिनट का समय लग जाता है। हाँ, तो रिकनेक्ट होगा तो लाइट गया, तो इसके बाद इस पे कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्वार्क क्या होता है सर? क्वार्क क्या बोले? क्वार्क सर, ये जो होता है ना क्वार्क, ये मतलब बताया था बट समझ नहीं आया था। ये जो होता है न्यूक्लियस आपकी बातों को नहीं समझ। हाँ, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। परमाणु संरचना में सर, इसमें क्वार्क क्या होता है सर? क्वार्क बताया था बट ना नहीं पता, समझ नहीं आया। क्वेश्चन कहाँ क्वार्क का यहाँ पे कहीं चर्चा है किया हुआ? किसके बारे में आप बोल रहे हैं? हम सही से आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। क्वार्क किसके बारे में बोल रहे हैं? परमाणु संरचना है ना सर, उसी में है। न्यूक्लियस बना होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसी में क्वार्क होता है। वो पूछ रहे थे सर। कोशिका के बारे में बोले, क्वार्क कोशिका। तो क्वार्क जो है कि आप यहाँ पर केमिस्ट्री है, वहां पर जो है कि बायोलॉजी है, दोनों का बात अलग अलग है। किसकी बात कर रहे हैं आप? पहले हम कहा आप जो चीज पढ़े हैं ना उसको हमको पहले भेजिए, क्या चीज है, उसके बाद हम देखेंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे क्या आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, हाँ, ठीक ना, उसको भेजिए कहाँ आप पढ़े हैं इस चीज को, है ना, जहाँ पे आपको क्वार्क दिखाई दिया होगा। और क्वार्क अगर दिखाई दिया होगा तो बायोलॉजी का पोर्शन होगा ना कि केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का ना। आप हमको आराम से भेजिएगा, हम आपको देख के बता देंगे आराम से। ठीक है, चलते हैं आगे, आइए। आधुनिक आवर्त सारणी, इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण और उनके परमाणु जो है कि आपको संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त का क्या था? आवर्त का जो है कि आपको फलन था।
भोसले की आवर्त सारणी परमाणु जो है कि आपको संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित था, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या रखी गई थी? आवर्तों की संख्या 7 रखी गई थी, और वर्गों की संख्या कितनी थी? वर्ग की संख्या 9 थी। लेकिन 1 से लेकर जो है कि आपको 7 तक के 2 उपवर्ग में बांटा गया था, जिसका ए और बी में जो है कि आपको बांटा गया था। इसलिए उपवर्ग सहित वर्गों की संख्या की बात करेगा तो उपवर्ग सहित वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है? तब जो है कि जाकर 18 जो है कि आपको हो जाती है। और प्रत्येक आवर्त का प्रथम जो है कि सदस्य कौन सा धातु होता है? तो क्षार धातु जो है कि आपको होता है। और दूसरा क्षारीय मृदा धातु होता है। दूसरा कौन सा होता है? क्षारीय मृदा धातु जो होता है। और अंतिम सदस्य जो है कि आपको कौन होगा? निष्क्रिय गैस का श्रेणी जो है कि आपको होगा, नोबेल गैस जो है कि आपको श्रेणी जो है कि आपको होने वाला है ना। और हाइड्रोजन पहला सदस्य जो है कि क्या होने वाला है? अधातु होगा। लेकिन ये धातु वाला श्रेणी में हाइड्रोजन को रखा गया, एच को रखा गया, लेकिन है धातु, है क्या? है ये अधातु का गुणधर्म जो है कि आपको होता है, जो अपवाद के श्रेणी में इसको रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 57 से लेकर 71 तक लिंथेनाइट श्रेणी को दर्शाता है, और जो है कि 89 से लेकर 103 तक जो है कि कौन सी श्रेणी को दर्शाता है? एक्टिनाइट श्रेणी को जो है कि आपको दर्शाता है। चलिएगा, आते हैं अब आ गया कौन सा? 2018 का पेपर सोल्यूशन करेंगे। क्या बोले? लेंथेनाइट और एक्टेनाइट एफ ब्लॉक में। हाँ, एफ ब्लॉक में जो है कि आपको आता है। ठीक है, एफ ब्लॉक में जो है कि आपको आता है। चलिएगा आगे चलते हैं। इधर केमिस्ट्री वाला में तो अच्छे से करवाए थे हम, अपना पीडीएफ जो हम आपको दिए थे उसमें तो सब ब्लॉक को समझाए थे, तत्व को कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखा गया है, कैसे किसका प्रॉपर्टीज है, रिलेशन है, सब कुछ बताया हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं छोड़े होंगे, है ना, सब कुछ बताए थे, है ना। बोले ना कि वन ऑफ द बेस्ट क्लास था वैसा, है ना। और वो क्लास वैसा फाउंडेशन टाइप का आएगा भी नहीं, है ना। उसके लिए यूट्यूब पे अपलोड है, देखना ही पड़ेगा, दूसरा उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बहुत समय उसमें खाए थे हम, 6 महीना तक पेड ग्रुप चलाए, है ना। 200 रुपया में 6 महीना तक जो है कि, है ना। फिजिक्स का देखना पड़ेगा कितना, हमको याद ना है कितना क्लास है, जो देख लीजिएगा जितना क्लास है। अच्छा, जो भी हो, 9 हो 10 हो, है ना। लेकिन 9 वो क्लास होगा ना, 2-2 घंटा का क्लास होगा, तो 18 घंटा ना हो जाएगा वो, है ना। 2-2 घंटा का क्लास होगा, क्या कि वो 1 घंटा वाला सेशन था, ये नहीं था वो, जितना भी सेशन था उसमें सब 2 घंटा का सेशन था वो, है ना। सारा का सारा सेशन जो है कि आपको 2 घंटा का जो है कि आपको होगा, है ना। उसमें बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा उसमें। अच्छा, वो पीडीएफ आपको कैसे, वो तो पेड ग्रुप का कंटेंट था, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा होगा, है ना, नहीं मिल रहा होगा, वो पेड कंटेंट था। अच्छा, पेड वाले में है तो उसमें तो डाला हुआ है सब, तो पीडीएफ होगा ही, कोनो पीडीएफ उसमें नहीं होगा थोड़ी ना, सब डाला हुआ है, एक को पीडीएफ नहीं पूरा होगा। ठीक है, देखेंगे। पेड वाला में हर पूरा पीडीएफ होगा, एक एक पीडीएफ होगा सब। आगे चलते हैं, अगला 45वां सवाल की बात करते हैं। 45वां क्या बोलता है? सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कैसा स्रोत है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं ऊर्जा में जो है कि आपको नाभिकीय संलयन है। ऐसे एक और क्वेश्चन निकालते हैं, और क्वेश्चन एक होता है हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी कौन से सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। जबकि अगर आपसे बोलेगा परमाणु बम के सिद्धांत पे, विखंडन होगा, विखंडन पे जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। चलिएगा और नियंत्रित। अच्छा, ई वाला जो होगा ना, ई वाला हाइड्रोजन बम जो होगा आपका नियंत्रित होगा। क्या होगा? नियंत्रित होगा। क्या होगा? नियंत्रित होगा। अब परमाणु बम जो होगा वो जो है कि आपको क्या होगा? अनियंत्रित जो है कि आपको होगा, है ना, अनियंत्रित जो है कि आपको होगा। काहे कि आपको पता है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जो है कि आपको एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और हाइड्रोजन जो है कि हीलियम के रूप में जो है कि आपको जोड़ता है, और जुड़ने के कारण जो है कि आपको इसमें नियंत्रित होगा, और वो जो है कि फटेगा, अनियंत्रित जो है कि आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सूर्य एवं ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत जो है क्या नाभिकीय संलयन होता है, और इस टॉपिक पे पहले ही जानकारी हम लोग ले चुके हैं। आगे आते हैं 46वां नंबर सवाल। 46वां सवाल क्या बोलता है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता? तो बेल मेटल में, है ना। बेल मेटल में जो है कि आपको जास्ता नहीं होता है। कॉपर के बेल मेटल मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है। क्लियर है? बेल जो है कि आपको धातु तांबा और किसका बना होता है? तांबा और टीन का जो है कि आपको बना होता है। इसमें जास्ता जिंक जो है कि आपको नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो है कि आपको बेल धातु हो गया। और यह प्रकार का जो है कि कांच से होगा, जिससे टीन की मात्रा जो है कि आपको ज्यादा होती है। और बेल धातु का उपयोग सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में जो है कि आपको किया जाता है। और पीतल, यह कॉपर और जास्ता का क्या होता है? मिश्रण जो है कि आपको होता है, और इसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में किया जा सकता है। कांसा की बात करेंगे, ये तांबा और किसका मिश्रण है? कांसा, तांबा और टीन का जो है कि आपको मिश्रण जो है कि आपको होता है।
क्लियर है। आगे चलते हैं, जर्मन सिल्वर की बात करेंगे। जर्मन सिल्वर में सिल्वर या चांदी ये नहीं पाया जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया कि वह कौन सा है जिसमें चांदी नहीं पाया जाएगा। जर्मन सिल्वर, सिल्वर नाम आ रहा है लेकिन इसमें चांदी नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, जर्मन सिल्वर जो है कि आपको कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है किसमें? जर्मन सिल्वर में जो है कि आपको होता है। और गन मेटल की बात करेंगे, ये कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण जो है कि आपको गन मेटल होता है। और प्रमुख जो है कि मिश्र धातु में कौन सा तत्व की मात्रा होती है, आगे में दिया होगा, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुक्रिया दर पर प्रभाव जो है कि आपको नहीं डालता है? तो कौन सा कारक जो है कि अनुक्रिया दर के प्रभाव पर जो है कि प्रभाव को नहीं डालता है? तो ये है आपका कौन सा? एल-थ्रेपी जो है कि आपको एल-थ्रेपी का परिवर्तन जो है कि आपको होता है। क्या है एल-थ्रेपी का परिवर्तन, जरा देखते हैं। एल-थ्रेपी का परिवर्तन का कारण अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव जो है कि आपको नहीं डालता है। तापमान बढ़ने से अभिक्रिया जो है कि आपको दर क्या होता है? अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर भी जो है कि आपको बढ़ेगा। और सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाता है? सांद्रता को भी बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर जो है कि आपको बढ़ेगा। उत्प्रेरक कैटलिस्ट के बारे में क्या दिया है, देखते हैं। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक यह एक ऐसा तो है कि तत्व यौगिक या पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को दर को क्या कर सकता है? उत्प्रेरक जो है कि इसके दर को बढ़ा देता है या घटा देता है ना। कैटलिस्ट जो होता है ये क्या कर देता है? ये रासायनिक प्रक्रिया को दर को या तो बढ़ा देगा या उसके दर को क्या कर देगा, या उसके दर को जो है कि आपको घटा देगा। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक जो है कि आपको कहलाता है। परंतु अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रण जो है कि आपको सांद्रण के बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? अभिक्रिया की दर जो है कि आपको बढ़ती है। इससे पहले वाला लाइन में वही चीज जो है कि आपको दिया हुआ था। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला 48 का 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 48 नंबर सवाल, कार्बन जो है कि आपको नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से जो है कि आपको किस संरचनात्मक जो है कि परिवार का सदस्य जो है कि आपको है? कार्बन नैनो ट्यूब है ना, किसका होगा? ये फ्लोरीन का सदस्य जो है कि आपको होगा। किसका होगा? फ्लोरीन का सदस्य जो है कि आपको होगा। कार्बन नैनो ट्यूब जिसको CNT कहते हैं, फ्लोरीन संरचनात्मक जो है कि परिवार का सदस्य होता है। और कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग हम लोग किसके लिए? ऊर्जा के भंडारण के लिए, डिवाइस मॉडलिंग के लिए, ऑटोमेटिक जो है कि आपको पार्ट्स के लिए, है ना, नाव जो है कि पतवार के लिए, खेल के सामान के लिए, पानी फिल्टर के लिए और पतली फिल्म, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पतली फिल्म इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कोटिंग्स के लिए, एक्वा पंक्चर के लिए और विद्युत चुंबकीय जो है कि आपको ढाल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन जो है कि आपको नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और ये किसका सदस्य होता है? ये होता है फ्लोरीन का सदस्य जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला है 49वां नंबर सवाल। 49वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन का अपचयन जो है कि आपको नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन डी जो है कि आपको दे रहा है NH4N2 में जो है कि आपको नाइट्रोजन का अपचयन जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको हो रहा है ना। किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण या अन्य जो है कि आपको विद्युत ऋणात्मकता तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन और अन्य विद्युत धनात्मकता तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और अपचयन की क्रिया को ही जो है कि क्या कहा जाता है? अपचयन की क्रिया को ही अवकरण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या अन्य जो है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन और अन्य जो है कि विद्युत धनात्मक तत्व को त्यागने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? इस त्यागने की प्रवृत्ति को ही ऑक्सीकरण के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और ऑक्सीकरण की जो है कि आपको प्रतिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया को ही उपचयन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। वर्ष 2018 प्रारंभिक परीक्षा होगा, है ना, 26/6/2018 का। देखते हैं, इस पेपर को भी देख ही लेते हैं। आइएगा, 50 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 50वां सवाल बोल रहा है आपका, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? ऐसे ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन में जो है कि आपको क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो है कि आपको नहीं होता है। चलेगा,
आवर्त सारणी, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता न्यूट्रॉन है। नहीं पाया जाता। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन जो है कि आपको पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। प्रोट्रियम की बात करेंगे, प्रोट्रियम इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें नहीं होती है। परंतु द्रव्यमान भार जो है कि इसका क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान भार 1 जो है कि आपको होता है। ड्यूटेरियम की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, और जो है कि इसमें बात करेंगे इसका परमाणु भार क्या होता है, इसका परमाणु भार 2 होता है। इसीलिए ड्यूटेरियम को डी से करते हैं। D2 वो किसका जो है कि जल का संकेत है, तो यही ना भारी जल था, क्या था, भारी जल जो है कि आपको था, जल जो है कि आपको था, इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जो है कि आपको जान रहे थे। आगे आते हैं, ट्राइटियम की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। बोलता है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो ट्राइटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन जो है कि आपको होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान 3 होता है, कितना होता है, द्रव्यमान जो है कि आपको 3 होता है। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, और इसका परमाणु भार जो है कि आपको कितना 1.008, इसीलिए इसका क्या माना है, इसको 1 जो है कि मान के चला जाता है। और यह सभी अम्ल में हाइड्रोजन जो है कि आपको पाया जाता है। हाइड्रोजन, जो भी सारे अम्ल होते हैं ना, उस अम्ल में क्या पाया जाता है, तो उस अम्ल में हाइड्रोजन जो है कि आपको पाया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ट्राई जो है कि आपको ग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का फैट है, फैट यानी बसा जो है कि आपको होने वाला है। ट्राइग्लिसराइड एक जो है कि आपको सतह, एक जो है कि आपको तरह का वसा है जो हमारे खून में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खून में हमारे जो है कि आपको पाया जाता है। और शरीर में वसा का इस्तेमाल जो है कि आपको किसके लिए, तो किसका बनाने के लिए, ऊर्जा को बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड को उच्च जो है कि उच्च स्तर से हृदय रोग का खतरा जो है कि आपको होता है। एक प्रकार का, क्या मानिए, तो एक प्रकार का जो है कि हार्ट अटैक का कारण जो है कि कोलेस्ट्रॉल का रूप मानिए, है ना, कोलेस्ट्रॉल का ये रूप हो गया, है ना। ट्राइग्लिसराइड जो है कि कुछ हो गया, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न मात्राओं में उपस्थित जो है कि आपको होता है। और वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर जो है कि आपको कौन सा अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में जो है कि आपको रहता है। परंतु यदि उस पर ताप एवं द्रव जो है कि अवस्था में, द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहता है, तो इसे जो है कि आपको तेल जो है कि आपको कहा जाता है। वसा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। जो जम जाए उसे क्या कहते हैं, जो जम जाए संतृप्त, जो जम जाए उसे संतृप्त कहते हैं, जो न जमे उसे असंतृप्त के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जैसे घी क्या हो गया, घी संतृप्त हुआ कि असंतृप्त हुआ, संतृप्त, हाँ संतृप्त हो गया। क्या है कि घी जो है कैसे दोनों होता है जी, घी जम जाता है। देखिए घी क्या हो जाता है, जम जाता है। ठंडा हो तो ठंडा में जो है कि घी जम जाता है ना। लेकिन ठंडी में तेल जम जाता है कि आपके घर का सरसों ऑयल जमता है, नहीं ना जमता है। तो जो नहीं जमता वो असंतृप्त, जो जम जाता है उसे संतृप्त जो है कि आपको कहते हैं। जैसे डालडा कैसा होगा, संतृप्त या असंतृप्त, संतृप्त जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, संतृप्त जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। डालडा देखिएगा, घी देखिएगा, ये सब जो है कि आपको जम जाता है। डुप्लीकेट रिफाइन जिसमें डालडा ज्यादा मिलाया जाता है उसको भी देखिएगा, वो जम जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल रिफाइन होता है ना, वो होता है असंतृप्त होता है। दही, इसमें दही में फैट जो है कि आपको, हम ये जो है कि आपको बोल रहे हैं, दही में तो बहुत सारा चीज जो है कि आपको होता है, हम फैट की बात कर रहे हैं, है ना, फैट की बात कर रहे हैं। ऐसे जो जम गया वो सब संतृप्त थोड़ी ना हो गया, ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर तो, है ना। आगे चलते हैं, वसा के लेवल पे आना है ना। ऐसे तक बोलिएगा पानी जम गया तो पानी भी संतृप्त हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है। आगे चलते हैं, केवल नारियल और तेल और तार का जो है कि आपको तेल, है ना, संतृप्त जो है कि वसा का उदाहरण होता है। केवल नारियल का तेल, ये नारियल, अच्छा हाँ, नारियल का तेल देखते हैं ठंडा में जो है कि जम जाता है, नारियल का तेल देखे ही होंगे, है ना। तार का तेल, यह संतृप्त वसा का उदाहरण जो है कि आपको होता है, क्योंकि क्या होता है, ठंडा में जम जाता है। मछली का तेल और वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण होता है। यही ना कल बोल रहा था, कोई बोल रहा था, आप ही साथ बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था क्लास में कल या परसों में,
है ना। मछली का तेल, वनस्पति तेल जो है कि आपको क्या होता है, असंतृप्त वसा का उदाहरण जो है कि आपको, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मछली का तेल कैसा है। सबको लगता है मछली का तेल तो जम जाता है, और जम जाता है तो संतृप्त होगा, लेकिन ये संतृप्त का ना होकर किसमें होता है, असंतृप्त का जो है कि आपको होता है। क्लियर है। वसा के कारण ही शरीर में क्या आ जाती है, शरीर में चर्बी आ जाता है, फैटनेस आ जाता है। और वसा ना होने पर जो है कि हड्डियों पर जो है कि आपको चोट पहुंच सकता है ना। और अधिक वसा से जो है कि आपको शरीर में, है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कि आपको बढ़ती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से कौन सा बीमारी, हार्ट अटैक संबंधित बीमारी होने का खतरा जो है कि आपको रहता है, और हार्ट अटैक आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों जो है कि किसका स्रोत होने वाला है, दोनों का दोनों जो है कि ऊर्जा का स्रोत जो है कि आपको होने वाला है। परंतु अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो किसको लेना होगा, तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसको, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को जो है कि आपको लेना चाहिए, इंस्टेंट जो है कि आपको देता है। जैसे खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट जो है कि आपको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना जो है कि आपको वसा से अधिक जो है कि आपको क्या होती है, ऊर्जा जो है कि आपको प्राप्त होती है, इंस्टेंट एनर्जी जो है कि आपको मिलता है। आगे चलते हैं, अगला पेपर 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर में क्या क्या सवाल आया जरा देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन का प्रश्न में किसका प्रश्न चलाया था, पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ था बुक का, है ना, किसका, जास्ता का जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है कौन सा प्रोसेस को, हाइड्रोजनीकरण जो है कि आपको किया जाता है ना, हाइड्रोजनीकरण। ये जो वनस्पति तेल जो होता है ना, वनस्पति तेल या घी जो है कि आपको होता है, ये किस प्रोसेस से, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस से जो है कि आपको गुजार के जो है कि आपको बनाया जाता है। आइए देखते हैं आगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। अगर हाफ H2O हो जाता तब क्या हो जाता, हाफ H2O हो जाता तब प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही जो है कि सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ 2 के जगह अगर हाफ कर देंगे ना तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो 2 हो जाता तो क्या आंसर हो गया, जिप्सम जो है कि इसका आंसर जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O रासायनिक नाम है किसका है, जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का प्रयोग जो है कि किस उद्योग में, सीमेंट उद्योग में जो है कि आपको किया जाता है। और सीमेंट में जिप्सम मिलाने पर सीमेंट की जमने की दर क्या हो जाती है, जमने की दर धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब धीमी जैसे ही देखिएगा, सीमेंट जल्दी जल्दी जमेगा ना तो उतना सॉलिड नहीं होगा, जितना धीरे धीरे जमेगा ना उतना ज्यादा वो मजबूत और सॉलिड होते हुए जो है कि आपको चला जाएगा, कौन, सीमेंट जो है कि आपको चला जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि जिप्सम का उपयोग जो है कि कई चीजों के लिए जो है कि किया जाता है, इसमें शामिल जो है कि उर्वरक, प्लास्टर, है ना, ड्राई जो है कि आपको बॉल, है ना, और ब्लैक बोर्ड इत्यादि चौक में जो है कि आपको किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है कि यहाँ पे H2O लगा दीजिएगा। व्यंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 जो है कि आपको होता है। और इप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 इंटू 7H2O जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। क्वांटम सिद्धांत जो है कि आपको किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको क्वांटम सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया था। क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे, जर्मनी का एक भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने कौन सा साल में दिया था, 1900 ईस्वी में जो है कि आपको दिया था। और प्लांक ने तत्व जो है कि आपको काली वस्तु, प्लांक ने तत्व काली वस्तु से उत्सर्जित विभिन्न जो है कि आपको कंपनावृत्तियों वाली जो है कि प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि आपको किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी जो है कि वस्तु में प्रकाश और उष्मा जैसे जैसे विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जित या अवशोषण सतह नहीं होता है, बल्कि यह औसत रूप से जो है कि छोटे छोटे, है ना, संविष्ट के रूप में जो है कि पैकेट्स के रूप में जो है कि आपको होता है। ऊर्जा इन जो है कि आपको छोटे छोटे जो है कि आपको पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स को क्या कहते हैं, इस पैकेट्स को ही क्वांटम जो है कि आपको कहते हैं। आइंस्टीन ने सन 1908 ईस्वी में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत को जो है कि आपको दिया था। और आइंस्टीन प्रकाश का विद्युत प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित जो है कि आपको जाने जाते हैं। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत के लिए उनको नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। और इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा जो है कि आपको किया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि एस्टे जो है कि आपको स्टेफ नाइट्स जो है कि आपको किसका एक्स होने वाला है। तो स्टेफ नाइट्स की बात करेंगे, चांदी का जो है कि आपको एक्स जो है कि आपको होने वाला है। स्टेफ नाइट्स चांदी का एक्स है। चांदी का अन्य एक्स की बात कर लेते हैं, हॉर्न सिल्वर होगा, रूबी सिल्वर होगा और अर्जेंटाइट जो है कि आपको होगा। हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और अर्जेंटाइट, ये तीनों का तीनों किसका एक्स होने वाला है, ये तीनों का तीनों जो है कि आपको चांदी का जो है कि आपको एक्स जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, और
चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? चांदी का जिंक टाइट हाँ, अर्जेंटाइट से जो है कि आपको किया जाता है। किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट से जो है कि आपको किया जाता है। और चांदी का संकेत क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? एजी से देखिएगा। किसे? एजी से जो है कि आपको देखिएगा। और इसका लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम जो है कि आपको होता है ना। और यह चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक होता है। मतलब सबसे अधिक अगर चालक पूछ दे कि कौन सा विद्युत का सबसे अधिक चालक है तो चांदी है। तो चांदी का प्रयोग क्यों तार में करते हैं? तो चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये महंगा जो है कि आपको होता है। और दूसरे स्थान पे कौन होता है? दूसरे स्थान पे तांबा का प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिएगा तांबा का प्रयोग जो है कि आपको होता है। ठीक ना। तांबा उष्मा का सर्वोत्तम जो है कि आपको चालक होता है। और चांदी का इस्तेमाल जो है कि आभूषण बनाने में किया जाता है। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, यही जो पुराना हम लोग देखे हैं नहीं होता है। और सोना का एक्स जो है कि आपको कार्बेडाइट है ना, पीटजाइट और सिल्वेराइट जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि CH4O2, अगर CH4O2 को अगर हीट देते हैं तब जो है कि क्या बनाएगा? क्या CO2 और बनाएगा? CO2 H2O कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर लिया है CO2 जो है कि बनाएगा। और H2O जो है कि आपको बनाएगा, मतलब जल जो है कि आपको बनाएगा। ठीक है, जल जो है कि आपको बनाएगा। ठीक है, ये जो है कि आपको बनाएगा। और एक जो है कि क्या निकलेगा? हीट जो है कि आपको उत्सर्जित जो है कि आपको करेगा। ये बोल रहा है कि CH4O2 को अगर गर्म किया जाता है तो क्या क्या हमें मिलेगा? तो C2O मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। साथ साथ क्या बाहर होगा? उष्मा जो है कि आपको क्या होगा? बाहर जो है कि आपको होगा, है ना। बाहर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। 2019 का पेपर फिर से आ गया। 58 नंबर सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 58 नंबर सवाल क्या बोलता है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? बताइए कौन सा? विखंडन। नाभिकीय विखंडन हुआ था। तो विखंडन हो गया तो कौन सा बम हो जाएगा? परमाणु बम। परमाणु बम जो है कि आपको हो जाएगा। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। कैसा विखंडन? नियंत्रित कि अनियंत्रित? अनियंत्रित। अनियंत्रित। अभी बताया ना कि हाइड्रोजन जहां जहां होगा ना वहीं पे नियंत्रित होगा, है ना। बाकी सब जगह अनियंत्रित जो है कि आपको होने वाला है। तो क्या होगा इसका आंसर? अनियंत्रित जो है कि आपको होगा। क्लियर? अनियंत्रित होगा। परमाणु बम जो है कि आपको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है। और हिरोशिमा पर गिराया गया बम परमाणु जो है कि बम का नाम जो है कि क्या था? परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय जो है कि आपको था। और इसमें किसका प्रयोग किया गया था? इसमें जो है कि आपको यूरेनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया गया था। और ये हिरोशिमा पर कितना तारीख को? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को जो है कि। और नागासाकी पर कितने तारीख को? नागासाकी पर 9 अगस्त को। 9 अगस्त को किया गया। 9 अगस्त को गिराया गया। इसमें परमाणु का नाम जो है कि आपको बम का नाम क्या था? फैटमैन जो है कि आपको था। और इसमें जो है कि आपको किसका प्रयोग किया गया था? इसमें जो है कि प्लूटोनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया गया। लेकिन भारत की परमाणु परीक्षण जो है कि आपको किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा कब किया गया? तो ये 16 जुलाई 1945 को जो है कि आपको किया गया था। परमाणु परीक्षण जो है कि आपको किया गया था। और परमाणु बम जो है कि किसका देन है? तो ओपनहीमर का जो है कि आप। हाँ, ओपनहीमर। इस पे एक फिल्म बना है ओपनहीमर नाम का। फिल्म जो है कि आपको देख लीजिएगा तब जो है कि पता चलेगा। हाँ, ओपनहाइमर वही है, ठीक ना, अलग नहीं। आगे चलते हैं। अगला है कि कांच का गहरा नीला रंग। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कि आपको कांच का गहरा नीला रंग जो है कि आपको कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। 60वां सवाल बोलता है कि अमलगम क्या है? अमलगम क्या होता है? हाँ, आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है। आवाज जा रही है? आवाज जा रहा है सर। क्या बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रहा है? उस- उस समय नहीं जा रहा था कि? आ रहा था, उस टाइम भी आ रहा था। तो हमको बेकार है ना, कटवा दिए आप लोग। हमको लगा कि नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? जी।
चलिए तब तो बेकार कटवा दिए हमको, है ना। हमको लगा कि लाइट आया था, कहीं शिफ्ट हुआ होगा नेटवर्क, इसलिए नहीं जा रहा है। हमको क्या पता, है ना। इतना अच्छा जो है कि चल रहा था। चलिए आइए आते हैं। आएगा अमलगम की बात कर रहा है। अमलगम क्या होने वाला है? तो अमलगम जो है कि किससे तैयार होता है? तो ये पारा से होता है। क्या होता है? पारा से। और पारा का क्या होता है? मिश्र धातु जो है कि आपको होता है। तो पारा क्या है? एक तलीय जो है कि आपको पारा, और क्या होने वाला है? मिश्र धातु जो है कि आपको होने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीन गया? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। यस हाँ सर, तो नहीं दिख रहा। गया स्क्रीन, बोले ना कि स्क्रीन गया। आने दीजिए, ले आते हैं स्क्रीन को, 1 मिनट रुक जाइए। साउंड जा रहा है? साउंड ठीक है ना? तब स्क्रीन भी ठीक कर देते हैं। चलिए, तो अमलगम जो है किसे? तो पारा से। पारा से। तो पारा क्या होता है? एक तरल होता है। क्या होता है? एक तरल होता है। और साथ साथ क्या होता है? मिश्र धातु जो है कि आपको होता है, जिससे अमलगम को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। अमलगम जो है कि आपको किसका होने वाला है? तो अमलगम जो है कि आप पारा का एक क्या होगा? पारा का एक मिश्र धातु होगा। इसमें जो है कि मरकरी Hg, और जो है कि मरकरी Hg को क्या कहा जाता है? क्यूक सिल्वर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पारा का मुख्य जो है कि अयस्क की बात करेंगे, क्या होता है? सीने बार जो है इसका मुख्य जो है कि अयस्क जो है कि आपको होता है। और पारा कमरे के ताप पर जो है कि कौन सा अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में जो है कि आपको पाया जाता है। और आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कौन है अधातु? ब्रोमीन जो है कि आपको होता है। हाँ ब्रोमीन है, वही तो दिया है। पारा का इस्तेमाल जो है कि बैरोमीटर में, थर्मामीटर में किया जाता है। और पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा जो है कि उष्मा का अवशोषण करके जो है कि आप उष्मा, हाँ उष्मा को जो है कि आपको ज्यादा अवशोषित नहीं करता है ना। इसी कारण जो है कि आपको रीडिंग क्या होता है? रीडिंग प्राप्त हो जाता है, जिससे हम लोग बुखार इत्यादि को जो है कि आपको टेस्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला है 61वां सवाल। क्या बोलता है? 61वां सवाल बोलता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबक की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबक की प्रकृति हमेशा ही ऋणात्मक जो है कि आपको होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। आवाज आ रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबक जो है कि प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबक की जो है कि आपको चुंबकशीलता क्या होगी? एक से अधिक जो है कि आपको होने वाली है। एक से अधिक जो है कि आपको होगी। लौह चुंबक की बात कर लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें, जिसके जो है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रबल रूप से जो है कि आपको चुंबकित हो जाती है। जैसे लोहा हो गया, लोहा बहुत बार पूछा गया, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब जो है कि आपको कैसा होने वाला है? तो ये सब जो है कि आपको होने वाला है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है कि आपको हो जाएगा। बस यही आपसे पूछेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? एक ऑप्शन में से छांट लेना है। आगे चलते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। पैरामैग्नेटिक जो है कि आपको बोल रहा है। ऐसे, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा थोड़ी सी एक से कम क्या होते हैं? चुंबकीय जो है कि आपको हो जाती है। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा ऑक्सीजन आएगा, प्लेटिनम आएगा, क्रोमियम आएगा, सोडियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा। ये सब जो है कि आपको होने वाला है। और पहचान का तरीका, ऐसा तत्व को जो है कि आपको पीछे में क्या लगा होता है? पीछे में देखिएगा तो मॉल लगा होता है। तो जो मॉल लगा हो ना, वो सब अनुचुंबकीय जो है कि आपको आएगा। अनुचुंबकीय जैसे सोडियम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, जिसमें क्या है? प्लेटिनम, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन खाली 9 है, बाकी सब में क्या है? मो है। तो ये सब जो है कि आपको कैसा हो गया? अनुचुंबकीय जो है कि आपको हो गया। सही है। आगे चलते हैं। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक की बात करेंगे। ऐसा पदार्थ जिसके चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व जो है कि आपको लगता है, उसे ही जो है कि प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय में हीरा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, बिस्मत होता है, नमक होता है, जल इत्यादि जो है कि आपको किसका उदाहरण है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला। ये तीनों बहुत याद करके रखिएगा। पूछता है, हर हाल में पूछता है कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, या निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, और निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय है या लौह चुंबकीय नहीं है ना। ये याद करके रखिएगा, हर एग्जाम में जो है कि लौह पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं। अगला है 62वां सवाल। देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ने से यही सब का जानकारी होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। जो पढ़ना है उसके बारे में आपको सब कुछ पता। समझ में सर, ये विपरीत क्या? दिशा में, ये जो तीसरा बोले हैं प्रतिचुंबकीय। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहा है? विपरीत दिशा में नहीं समझ में आ रहा है। मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, तो ये नमक जल कैसे चुंबकित होगा? ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा देखिए, क्या बोलता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक जो है कि सब्सटेंस की बात करेंगे।
ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, है ना, क्षेत्र की कौन सी दिशा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबक तो जो है कि आपको हो जाता है। जैसे मतलब बात को समझिएगा, जैसे बात को आप कैसे समझाएं, जैसे एक प्लेट है, इस प्लेट को है और यहाँ से जो है कि आपको हम धागा बांध दिए रड में, यहाँ से जो है कि आपको क्या कर दिए, धागा बांध के यहाँ पर मानिए कि चुंबक है, ठीक ना, ये चुंबक है, तो रस्सी से मारेंगे तो ये जो है कि आपको बांधेंगे तो ये तो यहाँ तक जाना चाहिए ना, यहाँ तक आना चाहिए, मतलब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। सर सुनना बात को सुनना समझ, सोना है जो सर, जो मैग्नेटिक में सटता है सर, क्या बोले, मैग्नेटिक, मैंने कोई मैग्नेट है उसमें सटता है सोना, नहीं ना? सोना नहीं 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 सटता नहीं है ना, सटता नहीं अपोजिट है डायरेक्शन ना, में, और क्या? हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, वही चीज ना, वही चीज ना हम भी यहाँ पर समझा रहे हैं, वही चीज ना यहाँ पर समझा रहे हैं कि, है ना, यहाँ देखिएगा तो इसको जब छोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर इसी बीच में अगर हम यहाँ पर एक प्लेट लगा दे, तांबे का प्लेट लगा देना, तांबे का प्लेट लगाएंगे ना तो यहाँ पर न जाकर जो है कि आपको कहा यहीं पर आकर रुक जाएगा, क्या है कि ये अलग डायरेक्शन में काम करेगा और ये जो है कि अलग डायरेक्शन में काम करेगा, दोनों जो है कि संपर्क में नहीं आ पाएगा। ये अलग अलग डायरेक्शन ऐसे भी जो बताए ना वो भी जो है कि बेहतरीन बताए कि सोना चांदी ये सब जो है कि आपको क्या प्रति चुंबकीय, इसमें चुंबक का आकर्षण का कोई गुण नहीं इसके अंदर होता है, इसके अंदर चुंबक रखिए नहीं रखिए कोई चुंबक का गुण जो है कि आपको इसके अंदर जो है कि आपको देखने को मिलेगा नहीं। जबकि इसमें अनुचुंबकीय में थोड़ा थोड़ा चुंबक का गुण जो है कि अगर सटाइएगा तो सटने का जो है कि आपको कर सकता है, और लौह चुंबकीय में क्या होगा, पूरा मजबूती से जो है कि आपको पकड़ने का काम करेगा, किसमें, लौह चुंबकीय, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। हीरा का निरपेक्ष जो है कि, है ना, प्रति का मतलब उल्टा ही है, सीधा है ना। हीरा का निरपेक्ष जो है कि अपवर्तनांक सूचकांक, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक हीरा का जो होता है 2.42 जो है कि आपको होता है, क्या होता है 2.42 जो है कि आपको हीरा का जो है कि अपवर्तनांक जो है कि आपको होता है। और हीरा किसका अप्रूफ होने वाला है, तो हीरा जो होगा ये कार्बन का जो है कि अप्रूफ जो है कि आपको होने वाला है। और शुद्ध जो हीरा होता है ये रंगहीन जो है कि आपको होता है और पारदर्शक होता है, आर पार जो है कि आपको दिखाई देता है। लेकिन हीरा जो चमकता है वो किस सिद्धांत पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको चमकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका उपयोग जो है कि कीमती आभूषण जेवर बनाने में किया जाता है और सबसे ज्यादा हीरा जो है कि कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और हीरा को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, हीरा को ब्लैक डायमंड भी जो है कि आपको कहा जाता है। और कार्बोरंडम जो है कि आपको कृत्रिम हीरा होता है। और जो शीशा काटने वाले हीरा होते हैं इसको क्या कहा जाता है बताइए, उस दिन भी बताए थे, बोट। अब देखते हैं कि हाँ बोट कहते हैं, एक आदमी का निकला आंसर, ठीक ना। बोट जो है कि आपको कहते हैं, जो शीशा काटने की हीरा होती है उसको क्या कहा जाता है, बोट कहा जाता है। कार्बोरंडम जो है कि कृत्रिम हीरा होता है। कोहिनूर हीरा जो है कि आपको गोलकुंडा के खान से जो है कि आपको निकला था, जो वर्तमान में कहाँ पे, तेलंगाना में जो है कि आपको होने वाला है। और भारत में सूरत में जो है कि आपको डायमंड सिटी जो है कि आपको होने वाला है, जहाँ पे हीरा की क्या होती है, कटाई होती है, तराशा जाता है हीरा को, कहाँ पे, सूरत में जो है कि आपको तराशा जाता है। और विश्व में बेल्जियम के एंटवर्प में, है ना, डायमंड जो है कि कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है कि आपको कहा जाता है। तो एंटवर्प बेल्जियम, कहाँ पे, बेल्जियम में इसे जो है कि आपको विश्व का हीरा की मंडी कैपिटल के नाम से, हीरा के राजधानी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला सवाल बोल रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों के साथ में से किसके द्वारा जो है कि आपको जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट बोल रहा है, कार्बन में बोल रहा है, तो कार्बन में सहसंयोजी बंध के साथ जो है कि आपको जुड़ा होगा, सहसंयोजी बंध के साथ जो है कि आपको जुड़ा होगा। देखिए ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है, तो ग्रेफाइट होने वाला है कार्बन का अप्रूफ होगा, किसका होगा, कार्बन का अप्रूफ होगा। और यह कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी जो है कि आपको रूप है। और ग्रेफाइट की संरचना जो है कि आपको कैसी होती है, अस्थाई है, अस्थाई बोल दिया ना, सॉरी, अस्थाई जो है कि आपको रूप होगा। और ग्रेफाइट की संरचना की बात करेंगे, पृष्ठ फलकीय जो है कि आपको होगी, षष्ठ फलकीय होगी, क्या होगी, षष्ठ फलकीय जो है कि आपको होगी। अधातु होते हुए भी जो है कि आपको क्या होता है, यह मुलायम होता है। और यह एकमात्र अधातु है जो विद्युत क्या होने वाला है, अधातु जो विद्युत का सुचालक होगा। अधातु विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता है, मतलब अधातु विद्युत का हमेशा क्या हो सकता है, कुचालक हो सकता है, सुचालक नहीं हो सकता है। लेकिन एकमात्र ये कौन होने वाला है, ग्रेफाइट जो होगा, जो अधातु होने के साथ साथ भी क्या है, विद्युत का क्या होने वाला है, सुचालक जो है कि आपको होने वाला है ना। और इसका उपयोग स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। और इसका उपयोग जो है कि आपको पेंसिल में भी किया जाता है, जो हम लोग पेंसिल लिखते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका उपयोग मंदक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं, 64वां सवाल की बात कर लेते हैं।
64वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाष्प से सीधे जो है कि आपको ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाएगा तो जो है कि व्युत्पन्न जो है कि आपको उत्पादन का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। ये तो आसान है। अगर ठोस से सीधे वाष्प में बन गया, ठोस से वाष्प में बन गया तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और जो है कि आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वाष्प से क्या बन रहा है, वाष्प से ठोस बन रहा है, तो व्युत्पन्न मतलब उल्टा जो है कि ऊर्ध्वपातन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एकदम सही है। आगे चलते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया, निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस जो है कि आपको किसमें, गैस ठोस में परिवर्तित जो है कि आपको हो जाता है। और ठोस से सीधे वाष्प में बदलना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन जो है कि आपको कहलाता है सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल जो है कि कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, नेप्थलीन हो गया, सूखी बर्फ हो गया, ये सब होने वाला है। और द्रव को वाष्प में बदलना है, क्या कहलाता है, बाष्पीकरण जो है कि आपको कहलाता है। और बाष्पीकरण, संघनन की बात करेंगे, वाष्प को किस में बदलना, वाष्प को द्रव में बदलना संघनन जो है कि आपको कहलाता है। और वर्षा का कारण क्या होता है, वर्षा का कारण ही संघनन जो है कि वर्षा का कारण जो है कि आपको बनता है। और संघनन, बाष्पीकरण, हिमांक पिघलना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण सभी जो है कि आपको भौतिक प्रतिक्रिया जो है कि आपको होने वाली है। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें, है ना। Al2O3 6HCl जो है कि आपको होने वाला है। तो Al2 और O3 और 6H2O, तो यहाँ पर लगा दीजिए H2 3OH2। अब देखिए तो हाइड्रोजन का 6 गो अणु, यहाँ पर देखिए 6 गो हाइड्रोजन है, कैल्शियम जो है कि 1 गो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको क्या है, यहाँ पर जो है कि आपको कितना कैल्शियम हो गया, यहाँ पर 6 गो है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 गुना 6 यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 3 गुना 6 हो गया, ठीक है। अब जो है कि कौन, एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 गो जो है कि आपको हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 गो है ना, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है कि आपको 3 गो जो है कि आपको होने वाला है, 3 गो। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो है कि आपको 3 गो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है कि आपको हो गया रिएक्शन पूरा जो है कि आपको हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मिला देना होता है। जितना लेफ्ट में है दिया हुआ उतना राइट में भी आ जाए। वैसा इक्वेशन यहाँ पर डालिए कि जो है कि आपको क्या हो जाए, लेफ्ट राइट जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको हो जाए। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर। डिस्प्लेसमेंट का ये तो नॉर्मल रिएक्शन जो है कि आपको दिया है ना, इस नॉर्मल में जो है कि आपको, है ना, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से जो है कि आपको क्या करना है, दोनों को जो है कि आपको मिला देना है, दोनों को जो है कि आपको बराबर जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलते। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और यह तृतीय आवर्त का 13वें वर्ग का क्या होने वाला है, सदस्य होने वाला है। और इसका उपयोग जो है कि इसका प्रमुख अयस्क की बात करेंगे, एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट जो है कि आपको होता है। और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इनटू, है ना, कितना, तो ये जो है कि आपको 2 गो जो है कि आपको जल जो है कि आपको होता है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उड़ीसा के कारापुट खान किसके लिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार दरोगा पूछ चुका है, कारापुट का खान किसके लिए होने वाला है, तो कारापुट खान जो है कि बॉक्साइट के लिए। और ये कारापुट का खान जो है कि कहाँ होगा, तो ये उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा, उड़ीसा में जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, इससे आगे जो 66वां सवाल है ये कल से शुरुआत करेंगे। 66वें नंबर के सवाल के साथ जो है कि आप